आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक कला की। ये बाग प्रिंट का काम मतलब हमारा पुश्तैनी काम है। हम लोग जो पुराना जो आज से 100 साल पहले जो करते थे काम, उसी हिसाब से हम आज काम करते हैं। इसमें तो पैसा बहुत है, सही में इसमें पैसा है प्रिंटिंग में। आज के दौर में जहां इंसान आगे बढ़ने की चाहत में अपनी संस्कृति और परंपरा को भी पीछे छोड़ देता है, ऐसे दौर में ही एक शख्स जो 5वीं पास है, वो शख्स अपनी परंपरा को साथ लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने हुनर का डंका बजाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक कला की, मध्य प्रदेश की एक परंपरा की। जी हाँ, बाग प्रिंट। बाग प्रिंट एक ऐसा नाम है, प्रिंट की दुनिया में एक ऐसा कला है जिसे दुनिया भर के लोगों ने सराहा है और इसके उस्ताद हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री साहब। यूसुफ खत्री साहब, विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया साहब। ज़रा इस कला के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताइए और अपनी इस जर्नी के बारे में भी ज़रा बताइए। ये बाग प्रिंट का काम मतलब हमारा पुश्तैनी काम है और मतलब ये कई सैकड़ों साल से हम कर रहे हैं। हमारे पिताजी के पिताजी पूर्वज करते आए हैं और हम लोग जैसे ये जो काम है, हमारे पिताजी ने इसको डिवाइड किया। पहले जो मतलब क्षेत्र के लोग, जो आदिवासी वगैरह जो क्षेत्र के लोग कपड़े पहनते थे, फिर ये 70 के दशक में बंद हो गया। बंद हुआ तो फिर उन्होंने इसको मतलब फिर एक तकलीफ खड़ी हो गई कि अब क्या करना है, तो उन्होंने चादर वगैरह बनाए और भोपाल ले जाके बेचे और फिर उनको 77 में स्टेट अवार्ड मिले, फिर 84 में नेशनल अवार्ड मिला, 2012 में उनको शिल्प गुरु मिला और मुझे स्टेट अवार्ड 2000 में मिला और बाहर से भी बहुत जगहों से मुझे मतलब यूनेस्को से सम्मान मिले हैं और सील ऑफ एक्सेलेंस मिले हैं और मुझे स्टेट अवार्ड मिला और 2 नेशनल अवार्ड 2003 में मुझे मिले जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिए और शिल्प गुरु भी मुझे मिला, ये आपको 2017 में मिला, धनखड़ साहब ने 2022 में हमें दिया। और हम ये काम को कर रहे हैं तो इसमें चुनौती भरा हुआ तो काम है ही, क्योंकि हाथ का काम करना और मेहनत का काम करना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो इसमें हम लोग जो पुराना जो आज से 100 साल पहले जो करते थे काम, उसी हिसाब से हम आज काम करते हैं। इसमें कोई हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किया और इसको अच्छा से अच्छा करने में लगे हुए हैं। हमने नई नई चीज़ें ईजाद की है। जैसे पहले कपड़े खादी के ऊपर काम होता था, खादी के बाद में फिर हमने सिल्क बनाया, चिनोन, जॉर्जेट, क्रेप, सिल्क, कोसा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर किया, कॉटन फाइन के ऊपर भी किया और गजी सिल्क पे, साटन पे, बहुत सारी जो सिल्क की वैरायटी उसके ऊपर हमने काम किया। उसमें बहुत सारा कुछ हमने काम करने के बाद में फिर हमें नेशनल अवार्ड की बात आप आई। तो शिल्प गुरु हैं ही और बड़ा मज़ेदार तरीके से आप काम भी करते हैं, जिसका आपको जो है कई बार इनाम भी मिला है। ये 2 बार आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, नेशनल अवार्ड भी मिला है। कितने देशों में घूम के आए हैं अभी तक आप? हम जर्मनी गए, स्पेन गए 2 बार, 2 बार जर्मनी गए, 2 बार हम इटली गए, 2 बार स्पेन गए और हम अमेरिका 2 बार गए और उधर साउथ अमेरिका में हम कोलंबिया, बगोटा गए और अर्जेंटीना गए हम और फोर्ट डे फ्रांस, एक फ्रांस की कॉलोनी, वहाँ गए और ऐसी बहुत जगह। अभी हम हाल ही में कल जापान से आए, वहाँ पे हम कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम था, भारत सरकार ने हमको, वस्त्र मंत्रालय ने, डेवलपमेंट कमिश्नर ने भेजा था, हम वहाँ गए थे और वहाँ पे अपना काम हम दिखा के आए और वहाँ पे जापानीज लोगों ने और जो भी वहाँ पे लोग रहते थे, उन लोगों ने बहुत हमारे काम को देखा और सराहा और अच्छा मतलब उसका एक्सपीरियंस रहा हमें। अ, उस्ताद जी, एक चीज़ और बताइए कि भारत जो है संस्कृति का देश है। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की प्रिंट कला, हस्तशिल्प का काम होता है। जैसे एक मिथिला पेंटिंग है, वैसे ही ये बाग प्रिंटिंग जो है, ये उससे अलग क्या है? इसमें क्या खासियत होती है? इसके कलर कहाँ से आते हैं? आपको क्या करना पड़ता है? और मैंने जहाँ तक सुना है, आपने बैम्बू ट्री पर भी प्रिंटिंग किया है, जो इंडिया में किसी ने नहीं किया अभी तक। तो इसके पीछे क्या है? हमने बाम्बू के ऊपर 2002 में बनाया था, 2003 में हमने नेशनल अवार्ड के लिए रखा और एक हमने चादर बनाया था।
वो भी हमने रखा। तो हमने 2 ही सैंपल हमारे मतलब क्लियर होते गए, मतलब मध्य प्रदेश से बम्बई गए, बम्बई से फिर दिल्ली आए, दिल्ली में सिलेक्शन होते गए और आखिरी में जाके 2 ही सिलेक्शन हो गए। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अब 2 सैंपल सिलेक्शन हुए तो 2 नेशनल अवार्ड देना चाहिए। वो अधिकारी लोग बोले कि 2 नेशनल अवार्ड किसी को दिए नहीं हमने अभी तक। मैंने कहा देखो अब ये कुछ न कुछ तो नया करना ही पड़ेगा, हमसे नया बनवाया है। फिर एक उद्योग भवन में 10-12 दिन पहले अवार्ड बांटने से 10-12 दिन पहले एक मीटिंग बिठाई और वहाँ पे उद्योग भवन में दोनों सैंपल मेरे रखे और उन दोनों सैंपल को रख के उन्होंने कहा कि ये 2 चीज़ें अलग अलग है और दोनों चीज़ें नायाब है, तो इनको 2 नेशनल अवार्ड देना चाहिए। उस हिसाब से मुझे 2 नेशनल अवार्ड दिए गए। और जो हमने ये कलर जो बता रहे हैं, तो बाघ प्रिंट का जो काम है ये नेचुरल कलर का है। इसमें फिटकड़ी से लाल रंग बनाते हैं और लोहे से काला रंग बनाते हैं और धोने की प्रतिक्रिया भी पुरानी है हमारी। जैसे कॉटन के कपड़े को लेते हैं, उसको बकरी की मेंगनी और सेंचोरा और रा सोल्ट और जो अरंडी का तेल इसमें डुबा के रखते हैं। रात भर रखने के बाद में कपड़े को डुबा के दूसरे दिन रख के और फिर उसको सुखाते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर धोते हैं। उसको खारा बोलते हैं, खारा पीला। फिर उसके बाद धो के साफ और बहते पानी में फिर पीला हेड़ा करते हैं। हेड़ा एक खाने की चीज़ होती है, हेड़ा बेड़ा। धनंजय जी के हाथ में 2 चीज़ थी, मतलब बताते हैं कि एक तो जोक और एक हेड़ा। मतलब ये हिंदू धर्म के हिसाब से, और मुसलमानों में भी इसका मतलब बहुत महत्व है। जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हेड़ा का और बेड़ा का और इनका जो जिक्र है, मतलब तो वो इसमें मतलब हर धर्म के इसमें मतलब हेड़ा का बहुत महत्व है। तो वो हेड़ा इसके अंदर देते हैं हम, वो हेड़ा से पीला कलर करते हैं। हेड़ा हेड़ा एक फल होता है, जंगली फल होता है, उसको पीला करके और फिर उसके ऊपर हम फिटकड़ी से लाल रंग प्रिंटिंग करते हैं और लोहे से काला रंग प्रिंटिंग करते हैं। उसमें गोंद वगैरह मिला के पेस्ट तैयार करते हैं, दावड़े गोंद से, और उसके बाद में तैयार करके फिर प्रिंटिंग करके 8-10 दिन रख लेते हैं। रखने के बाद फिर बहते पानी में हम उस कपड़े को धोते हैं। धो के उस कपड़े को धो के और फिर हम नदी में बिचलिया करते हैं। धोने के बाद में फिर ला के भट्टी में रंगते हैं। जो धावड़ी और अली जरीन, इन आल की जड़, आल मतलब फारसी में लाल, तो लाल होता है। अपन हमने ये पूरा हमारे बुजुर्गों ने काला भी बना दिया। वैसे लाल कलर का ही मामला था, मतलब आल का मतलब होता है फारसी में लाल, तो वो लाल और काला, तो लाल और काला प्रिंटिंग करते हैं और ये फिर उसको भट्टी में ये रख तो उस्ताद जी टेक्निकल बातें हो गई। ज़रा ये बता दीजिए, ये जो बाघ प्रिंट है इसका इतिहास क्या है, कितने सालों से भारत में है और कहाँ कहाँ इस पर जो है काम हो रहा है अभी? नहीं, बाघ प्रिंट का काम तो बाघ में ही हो रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग का काम दुनिया में बहुत जगह पे होता है। राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो वो अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, पर जो बाघ प्रिंट का जो काम है वो हमारा ट्रेडिशनल और पुराने तरीके से हम कर रहे हैं, इसलिए वो बाघ प्रिंट रह गया। और बाघ एक विलेज का नाम है, उस गाँव के नाम से बाघ प्रिंट है ये। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो पिताजी डांटते हैं कि यार पढ़ाई करो, अभी अभी जो है काम करना चाहिए नहीं है तुम्हें, अभी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बड़ा आदमी बनो। आप तो खैर बड़ा आदमी, बहुत बड़े आदमी बन गए। तो लेकिन जब आप पढ़ाई छोड़ रहे थे तो पिताजी ने क्या कहा था? पढ़ने में मन तो शुरू से था ही नहीं। पिताजी और घर वाले तो भेजते थे, हम लोग मस्ती करा करते थे, पढ़ने में दिमाग था नहीं। पर ये सब छोटे मोटे काम करना, लकड़ी के बिलाक बनाना, ये करना वो करना, बस इसमें ही दिमाग लगा रहा और उसमें हम मतलब करीब छोटे बचपन से ही हम इस काम में लगे रहे और जब भी तो हम कुछ पढ़ भी नहीं पाए। अच्छा, बचपन में जब ये काम कर रहे थे आप, उस वक्त ये लगा था कि इस काम के बूते दुनिया घूमने का मौका मिलेगा? नहीं, जब तो नहीं था, पर लेकिन जैसे आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, ऐसी बाघ प्रिंट की लड़ाई हमको लड़ना है, ये सोच के। और मेहनत वाला काम है, ये सोच समझ के हमने, और अच्छा करना। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो मतलब इंडिगो काम जो हमारे दादा बा के पिताजी करते थे, परदादा, वो, और फिर हमारे पिताजी, मतलब हमारे ख़ानदान में जो काम का घराना है वो अच्छा है। जैसे महाराणा प्रताप जी के ज़माने में एक जाजम बनी थी हमारे पूर्वजों ने, वो उन्होंने गिफ्ट की तो उन्होंने वहाँ पे गिफ्ट करने के बाद में इनाम इकराम की बात आई, तो इनाम इकराम के लिए बुलाया, तो वो कहते हैं मैं पूरा ये पट करके जाऊंगा, मतलब इतना काम पूरा करके जाऊंगा। तो वो अकबर ने आक्रमण कर दिया और वो महाराणा प्रताप जी के उनके ऊपर मतलब वो मुसीबत आ गई, तो वहाँ पे वो इनाम इकराम नहीं मिला। आज अगर कोई हमको कमिश्नर, कलेक्टर या कोई एसडीएम या कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री संतरी कोई भी हमको बुलाता है कि चलो आपको वहाँ पर कुछ काम है, तो हम वो काम छोड़ते हैं कि मेरा भाई तुम कर लेना, हम आते हैं, ताकि वो इनाम इकराम का लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। तो वो करके और चले जाते हैं और मतलब उस काम को हम जो भी बात है वो समझते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस बाघ प्रिंटिंग के नाम पर कोई मुहिम चलाई जा रही है? नहीं, गवर्नमेंट तो अपने स्तर से काम कर रही है, पर लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा लोड लेना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो अपना मुहिम चलाती है और भारत सरकार भी अपनी मुहिम चलाती है, गुरु शिष्य परंपरा चलाती है,
अभी टाइफेड ने बरवानी में 300 महिलाओं को काम सिखाना था बाघ प्रिंट का, तो हम वहाँ पे गए और काम सिखाया महिलाओं को। तो वो उन्होंने मतलब टाइफेड ट्राइब्स मतलब ट्राइब महिलाओं को सिखाना था काम। तो मैं तो ट्राइब नहीं हूँ, पर लेकिन उन्होंने हमको हायर करके और वहाँ पे भेजा, और फिर हम भी वहाँ पे 50-60 किलोमीटर गए और वहाँ पे बहुत दिल दिमाग से हमने काम किया और सिखाया उन महिलाओं को काम। आपका इंटरव्यू जब लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे कि इसमें तो पैसा बहुत है। सही में इसमें पैसा है प्रिंटिंग में? नहीं, पैसा दिखता है, पर पैसा मेहनत और रंग और लोग लागत ज़्यादा लग रही है, तो पैसा तो ज़्यादा है, पर पैसा हाथ में कम आएगा, मुनाफे में कम आएगा, ये बात है। तो लोगों को लगना चाहिए, और अगर लगे और काम करे तो बहुत बेहतर, अच्छी बात है। लालच में आदमी काम करे, खुशी है मुझे तो जी। ये बाघ प्रिंट को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? दुनिया भर तो आप घूम ही लिए हैं, कहाँ कहाँ दिखाए हैं, सब कुछ आपने बताया। अब बाघ प्रिंट की कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप, जो कह रहे थे? नहीं, लड़ाई तो लड़ने की बात, लड़ाई तो लड़ ही ली है अभी तक, मतलब लड़ चुके हैं हम लड़ाई तो। और उसमें जो भी होगा वो तो खैर करेंगे, और सब होता रहेगा, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। पर लड़ाई तो लड़ी ली है। अब जो बस इसमें दिखता है ऐसा कि मतलब बहुत पैसे हैं तो लोग कारखाना खोल देते हैं, फिर 4-6 महीने बाद बंद करना पड़ता है। वो लगता है कि पैसा है, पर पैसा है ही नहीं, दिखता है बहुत फैला हुआ। अगर हम लकड़ी का बिलाक लाते हैं, 3,000 का बिलाक लाते हैं, बेचने जाएंगे 5 रुपये में बिकेगा। तो लकड़ी का बिलाक के बगैर हमारा काम चलेगा नहीं, और लकड़ी के बिलाक और साधन में ही हमारा मतलब खर्चा हो जा रहा है। एक चीज़ ये देखने को मिलता है, आपने जिक्र किया है कि जब हम खरीदारी करते हैं तो महंगा होता है, और जब बेचने जाते हैं उस पे कुछ कारीगरी करके तो उसका बाज़ार बहुत शॉर्ट है। तो इस देश में क्या हस्तशिल्प का कला अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, या अभी भी बरकरार है, उसका बाज़ार है? बाजार भी है, और हस्तकला जो कर रहे हैं लोग वो कर ही रहे हैं, पर लेकिन ये कम होता जा रहा है। लेवाल तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब अगर नहीं होते तो हम कैसे इसको बेचते। खरीदार हैं। अभी अमरग्नि एम्पोरियम में अपन सामान बेच रहे हैं तो ले रहे दे रहे हैं, और कई वर्षों से दे रहे हैं। तो खरीदार तो हैं, बाघ प्रिंट का और हैंडीक्राफ्ट का और हैंडलूम का खरीदार तो हैं, और जानकार भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बनता भी कम है हम लोगों का काम, तो उसमें बेचने में इतनी वो तकलीफ़ नहीं है, ये बात है। मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार से तो मतलब मांग क्या, मध्य प्रदेश सरकार तो अपना काम कर ही रही है, उसमें क्या मांग करेंगे। मध्य प्रदेश अपना काम मतलब ये हैंडीक्राफ्ट के काम में थोड़ा सा अच्छा बढ़ावा दे, और इस पर थोड़ा ध्यान दें। मतलब हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और इसमें जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सा बढ़ावा दें, बस यही कर सकते हैं साहब। ये थे हमारे साथ अपने हस्तशिल्प के दम पर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले मोहम्मद यूसुफ खत्री साहब। अभी तुरंत जापान से आए हैं, और जापान में इन्होंने अपने बाघ प्रिंट की कला को दुनिया को दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।